फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा एकेडमी, गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अब तक अपन दाब के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं। किसी ट्यूब में यदि द्रव को भर के घुमाया जाए तो उसमें प्रेशर डिफरेंस या किसी पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकाला जाता है वो हम देख चुके। यदि किसी कंटेनर को एक्सेलरेट करवाया जाए, त्वरित करवाया जाए, तो दाब किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देख चुके। यदि किसी कंटेनर को रोटेट कर दिया जाए तो प्रेशर किस तरीके से लिखा जाता है, या उसकी जो क्या बोलते हैं फ्री सरफेस है उसका इक्वेशन जो बनता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देख चुके। तो प्रेशर से रिलेटेड हम कई सारी बातें कर चुके हैं, भले ही वो एक्सेलरेशन के केस में हो, भले ही वो आपका किसी डेप्थ पर हो, अलग अलग पॉइंट्स पर हो, ये प्रेशर के बारे में हम कई सारी बातें कर चुके। क्लियर बात। अब उस डिस्कशन से आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं दाब मापन की। किसकी बात? दाब मापन। दाब मापन, प्रेशर मेजरमेंट। क्लियर। अब प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक तो पढ़ते हैं आपका बैरोमीटर, 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 और एक आपका होता है मैनोमीटर। तो एक होता है आपका बैरोमीटर और एक होता है आपका मैनोमीटर। बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वो होता है वातावरण दाब मापन हेतु। वातावरण दाब मापन हेतु। और मैनोमीटर का जो उपयोग होता है वो होता है गेज दाब मापन हेतु, या गेज प्रेशर। गेज प्रेशर याद है ना, कुल प्रेशर माइनस वातावरणीय दाब, वो होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का मापन हेतु या किसी गेज के दाब मापन हेतु अपन किसका उपयोग करते हैं? मैनोमीटर का। तो एक बार आप इन चीजों को नोट करो। तो दाब मापन से संबंधित दो चीजें हैं, कौन कैसे कैसे काम आता है इसे देख लेना, छोटा सा टॉपिक है। क्लियर। अब सबसे पहले अपन देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर में एक ट्यूब ली जाती है और उस ट्यूब का उपयोग किस तरीके से होता है ये देखना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर, और इसका उपयोग वातावरण दाब मापन हेतु। क्लियर। मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में, कंटेनर मतलब पात्र, एक पात्र में एक स्पेशल प्रकार का द्रव लिया गया है। क्योंकि हम ये उपकरण ले रहे हैं तो हर एक द्रव नहीं ले सकते, कोई विशेष प्रकार का द्रव यहाँ पे लिया जाएगा। और वो विशेष प्रकार का जो द्रव है वो के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं किसे? पारे को, पारा, Hg। क्लियर। तो यहाँ पे पारे का उपयोग किया जाता है। क्लियर। और पारे की जो डेंसिटी होती है रो, वो रो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अथवा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखना ध्यान से, यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे हमने लिया पारा, इसमें भर लिया, जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? इतनी। और उसके बाद एक ली खाली ट्यूब, एक कांच की नली, इस तरीके की, ये ऊपर से खुली हुई है और इस तरीके की कांच की नली, इसका ये मुंह खुला हुआ है, ग्लास ट्यूब। ठीक है। इसको पकड़ा और इसमें डुबोया। क्लियर। बात समझ रहे हो? ये ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब को लेके इसमें डुबोया, और इसमें डुबो के हमने इसे तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक इसमें पूरे में पारा नहीं भर गया। जैसे इसमें पारा भरा
तो पूरी वायु बाहर निकल गई, इसके अंदर जो वायु है अभी वो कहाँ निकल गई, बाहर। उसके बाद जब इसमें इसे रख लिया, पूरी वायु बाहर निकल चुकी, अब इसके अंदर क्या आ गया ट्यूब के अंदर, पारा। क्लियर। उसके बाद इस पारे यहाँ इसके मुंह पे हाथ लगाया और इसे धीरे धीरे करके ऐसे करके हम कहाँ पे लेके आए, बाहर। और इसके ये वाला जो मुंह है इसे उल्टा करके, ये वाला तो ये हो गया, और नीचे वाला जो ये जहां मैंने अंगूठा लगा रखा है इस जगह को इसे रखा। क्लियर। इसे छोड़ा, छोड़ने पे क्या होगा, अब इसमें से कुछ पारा, जैसे फुल भर गया था तो इसमें से कुछ पारा बाहर निकलेगा और इसमें जाएगा, और एक लेवल पे आके ये यहां से जो गिरना चालू हुआ था ना पारा, वो रुक जाएगा किसी पर्टिकुलर लेवल पे। ये फुल हो चुका था, इसे बाहर लाए, यहाँ पे छोड़ा, तो एक लेवल पर जाकर इसमें से कुछ पारा निकलेगा और फिर वो प्रक्रिया रुक जाएगी। तो अंत में अंततः ये कुछ इस प्रकार का सेटअप हो जाएगा। ठीक है। और ये पारा मान लो कि यहां तक आ गया, यहां तक ये भर गया, इस जगह तक ये भर गया। यहां पे स्केल लगा रहता है, ये स्केल लगा रहेगा, इससे अपन इसकी रीडिंग, इसकी हाइट मेजर करते हैं। अच्छा, इस जगह पे क्या है, यहां से ये निकला, इस जगह पे क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात। अब हम ये जानते हैं प्रेशर के। अच्छा, ये यहां से जब, जैसे आपने यहां से अंगूठा हटाया, आपने अंगूठा हटाया तो पारा नीचे गिरने लगा। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था नहीं थी, यहां का दाब और यहां का दाब सेम नहीं था। क्लियर। तो क्या हुआ कि इसने एक साम्य अवस्था लेने के लिए इसने थोड़ा सा लेवल गिरा, और थोड़ा सा लेवल गिरने के लिए लेवल कब गिरना चालू हो जाएगा, कब गिरना बंद हो जाएगा, जब समान स्तर का दाब क्या हो जाएगा, समान। अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे प्रेशर कितना है, P0, और एक ही द्रव में समान स्तर वाले बिंदुओं का जो प्रेशर है सेम लेवल पर, वो क्या रहना चाहिए, सेम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां का, यदि यहां का प्रेशर P0 है, यहां का प्रेशर कितना है, P0, तो इस जगह का प्रेशर भी कितना होना चाहिए, P0। और P0 मतलब वातावरणीय दाब। और मान लो कि ये हाइट कितने तक चढ़ा है पारा, H तक। तो इस जगह का यदि, अच्छा यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, ये तो निर्वात है, और निर्वात का कितना प्रेशर होता है, P बराबर 0। और यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर है, वातावरणीय दाब के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह से लिखूं, तो इस जगह का यहां से अगर मेजर करूं इस लिक्विड, तो यहाँ पे कितना होगा प्रेशर, इस जगह का प्रेशर P बराबर, इस जगह का प्रेशर P बराबर 0 प्लस ρgh। तो इस जगह का प्रेशर क्या लिखोगे, P बराबर 0, ऊपर तो 0 है क्योंकि तो ढका हुआ है, वायु के संपर्क में है, 0 प्लस ρgh। और यहां पे कहीं भी लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लिक्विड फ्लो हो रहा है क्या, नहीं ना। तो अगर लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, और प्रेशर डिफरेंस नहीं है इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं का प्रेशर क्या है, सेम। तो P बराबर ρgh, ये तो यहां से लिख ली, और यहाँ का जो प्रेशर है उतना यहाँ का प्रेशर है, इसके बराबर होना चाहिए, P0 के बराबर। और P0 क्या है, वातावरणीय दाब। तो P0 बराबर ρgh। अब सामान्य स्थितियों में जो वातावरण का दाब होता है वो कितना आता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रो, पारे की डेंसिटी 13,600 kg/m³, जी मतलब 10, और H हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसे सोल्व करोगे तो H की वैल्यू जो लगभग आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर। ये आपने सुना भी होगा कि एक वातावरणीय दाब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के होता है। एक वातावरणीय दाब किसके बराबर होता है, लगभग 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसका मतलब क्या है कि यदि आप एक ट्यूब लो 76 सेंटीमीटर, एक गैस का दाब, आपको कई बार सवालों में दिया होगा कि किसी गैस का दाब 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, मान लो ऐसा दे रखा है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
ये है। इसका मतलब क्या है भाई, सेंटीमीटर तो क्या है, लंबाई की इकाई, और दाब की इकाई तो कुछ अलग है, लेकिन दाब कितना दे रखा है, 36 से 70 सेंटीमीटर पे। जी का इसका मतलब क्या है कि यदि किसी ट्यूब में क्या भरो, पारा, और उसकी ऊंचाई, उसके स्तंभ की ऊंचाई, इसे स्तंभ ऊंचाई बोलेंगे, यदि उसे स्तंभ की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है, उसके स्तंभ की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है, तो उसके निम्नतम बिंदु पर जो दाब होगा कितना, रो जी एच, वही उस गैस के दाब के बराबर है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे जैसे अपने को वातावरण का दाब मेजर करना था, तो हमने पी नॉट बराबर क्या कर लिया, पी नॉट बराबर रो जी एच, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मतलब ये होता है कि पारे की स्तंभ को यदि 76 सेंटीमीटर तक भरा जाए, तो 76 सेंटीमीटर के निम्नतम बिंदु पर जो दाब होगा वही वातावरण के दाब के तुल्य होता है। नोट करो इसे। अब मान लो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि इसमें कभी कभार सवाल दे दिया जाए। वैसे तो इसमें सवाल शायद ना पूछा जाए, लेकिन मान लो पूछ ले तो हम उस सवाल को कर पाए। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। मान लो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप दिया हुआ है, और इस सेटअप में सपोज ट्यूब को ऐसे डाला हुआ है, अब सीधा नहीं डाला हुआ, ऐसे डाला हुआ है, और इसमें जो Hg लेवल है, जो पारे का लेवल है, वो L तक चढ़ा हुआ है। किस तक चढ़ा हुआ है, L तक, यहां पे। और ये 30 डिग्री पर है, और यहां से ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। आपको दो सवाल सॉल्व करने हैं। एक तो बिंदु ए पर दाब, पहला सवाल, और सेकंड एल का मान, या उल्टा कर लो, एल का मान या बिंदु ए पर दाब। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर अपन इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को, ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50, ये कितना है L, ये कोण कितना दे रखा है 30, तो यहां से साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितने का 50, और कर्ण कितने का L का, तो L बराबर कितना 50 बटा साइन 30, और साइन 30 का मान बताओ कितना, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये L बराबर कितना आया, 100 सेंटीमीटर। अब ये तो हुआ आपका पहला सवाल, मतलब दूसरा सवाल। पहला सवाल जो होगा फर्स्ट, वो कैसे क्या लिखोगे, इस जगह पर दाब। अब इस जगह पर दाब लिखोगे तो पी ए बराबर क्या लिखोगे, रो जी एच। अब यहां पे H कौन सा लोगे, 50 या 70, 50 या 100, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तक जो हम दाब में P बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, अच्छा यहाँ पे तो पी ए बराबर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पी नॉट कितना है 0, ये तो अंदर है ना, यहाँ पे वैक्यूम होता है, पता है, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो पी ए बराबर क्या लिखोगे, रो जी एच। यहाँ पे H कौन सा लोगे, 100 या 50। तो हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या आ रहा था, रो जी एच, जहाँ पे H किसकी दिशा में, कुल त्वरण की दिशा में, और ये G किधर लग रहा है, नीचे, तो एच बी कौन सा वाला लोगे, ऊर्ध्वाधर या टेढ़ा वाला, ध्यान रहे हमेशा कौन सा वाला, ऊर्ध्वाधर वाला। तो पी ए बराबर, ये ध्यान रखना आप लोग, H कौन सा वाला, ऊर्ध्वाधर वाला। तो पी ए बराबर कितना, रो मतलब 13,600 इंटू जी मतलब 10 इंटू H मतलब 50। सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा, और ये आंसर जो है 50 सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदलने के लिए बटा 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 किस में, सेंटीमीटर में, तो इससे मीटर में बदलने के लिए, तो ये इससे कितनी बार कटा, 2 बार, तो कितना हो गया
136 इंटू 10 1360, अगेन 13,600 इंटू 5, ये कितना आएगा? 0 0 और 0 3 5 या 15 और 3 18 का 8, हासिल लगा 1 5 और 1 6, 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इस बिंदु पर जो दाब होगा वो कितना होगा? PA बराबर रो जी एच, जहां पे H कौन सा? ऊर्ध्वाधर वाला या टेढ़ा वाला? ऊर्ध्वाधर वाला, क्योंकि H हमेशा परिणामी त्वरण या जो भी यहाँ त्वरण दिया है उसकी दिशा में लंबाई होती है सामान्यतः या सामान्य स्थितियों में। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह भी आप याद रख सकते हो। उतारो इसे। अब बैरोमीटर में पारे का प्रयोग ही क्यों किया? ये एक सवाल है। पारे का प्रयोग ही क्यों किया? इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। कई सारी विशेषताओं में से सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि साहब इसका जो घनत्व है, वो घनत्व बहुत अधिक है, और घनत्व बहुत अधिक होने की वजह से हम इससे बहुत ज्यादा प्रेशर को भी कम लंबाई में नाप सकते हैं। मतलब समझे? जैसे मान लो कि मैं इससे पहले वाला जो सेटअप लिया उसमें मैं आपको बोलता कि साहब पानी भरा हुआ है, उसमें पारा नहीं भरा हुआ। कौन भरा हुआ है? पानी। अब पानी यदि भरते और उससे यदि हमें वातावरण दाब नापा जाता, यदि इसमें पानी भर लिया जाता और पानी भर लेके यदि हम वातावरणीय दाब नापते, तो मान लो ये ऊंचाई H आती, तो PA बराबर क्या लिखते? PA बराबर रो जी एच, जहां पे PA कितना था? वातावरण का दाब 1.01 इंटू 10⁵ बराबर रो मतलब पानी का कितना? 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 10 इंटू H। यहाँ जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखो इधर 1.01 इंटू 1 2 3 4 5 बराबर 10⁴ इंटू H, 4 से कट गया 4 बार, 1.01 इंटू 10, तो H बराबर कितना आ जाता? 10.1 मीटर। अगर इसमें पानी लिया होता तो हमें इस वातावरणीय दाब को मापने के लिए कितने मीटर की नली चाहिए होती? 10.1 मीटर की। जबकि पारे के प्रयोग से इसी दाब को नापने के लिए कितने मीटर की लंबी नली चाहिए? 76 सेंटीमीटर। तो अधिक दाब का क्या फायदा कि बहुत अधिक है, इसलिए अधिक दाब को भी कम लंबाई की नली से मापा जा सकता है। यदि पानी ले लिया जाता तो उसी वातावरण के दाब को नापने के लिए हमें कितने मीटर की नली चाहिए थी? 10.1। और यहाँ पे चूंकि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये कारण। दूसरा और अति महत्वपूर्ण कारण कि पारा वाष्पीकृत नहीं होता। मतलब इस पारे की वाष्प नहीं बनती। आप इमेजिन करो, यदि यहाँ पे पारे की वाष्प बन जाती तो इस जगह पे फिर यहाँ वाष्प बन सकती थी, तो इस जगह पे फिर निर्वात नहीं रह पाता। इस जगह पे क्या आ जाता? इस जगह पे क्या बोलते हैं? पारे के वाष्प आ जाते हैं, और पारे के वाष्प भी यहाँ पर कुछ दाब लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे दाब लगाते हैं तो ये रो जी एच बचता या P वाष्प प्लस रो जी एच होता? P वाष्प प्लस रो जी एच। तो उससे हमारे मापने में आसानी नहीं रहती, हमारे मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो दूसरा, पारे का वाष्पीकरण नहीं होता, जबकि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, और यहाँ पे पानी का वाष्प आ जाता तो वो भी वाष्प दाब लगाता। तो इस वजह से ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से पारे का यूज बैरोमीटर में क्या होता है?
ज्यादा किया जाता है, तो पहला उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, तो कम लंबाई की नली से भी अपन ज्यादा से ज्यादा दाब का क्या कर सकते हैं, मापन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कि पारा वाष्पीकृत नहीं होता तो ऊपर वैक्यूम का वैक्यूम बना रहेगा, तो उस जगह का दाब कितना ले लिया जाएगा, 0। नोट करो इन दोनों कारणों को। दूसरा है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर तो ये तो था मरकरी, इसमें भर लेते हैं या पारा भर लेते हैं। दूसरा है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर इसका प्रयोग गैस दाब मापन हेतु किया जाता है। एक तो गेज शब्द होता है, गेज शब्द है, गेज मतलब जीएस और गेज मतलब जीएयूजी, गेज प्रेशर। अब गेज दाब मापन हेतु, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मान लो कि इस कंटेनर में चारों तरफ से पैक है और इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस। अब भाई साहब मुझे इस गैस का दाब नापना है। पहली बात तो आप ये देखो कि लिक्विड्स में, द्रवों में ऊंचाई के साथ दाब घटता बढ़ता है। ऊपर से नीचे आओगे तो दाब बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो दाब घटेगा। गैसों में ऐसा नहीं होता। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ी थी, तो यदि इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है तो इस बिंदु पर, 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 इस बिंदु पर सब जगह पे दाब सेम था या अलग अलग माना था, सेम। क्योंकि आपको पता हो तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि गैस के अंदर जाने पर दाब बढ़ता है या घटता है। मतलब किसी कंटेनर के अंदर या किसी पात्र के अंदर कोई गैस भरी हुई है या किसी पिस्टन के अंदर कोई गैस भरी हुई है तो उसके हर एक बिंदु पर दाब कैसा रहेगा, पहली बात तो ये, क्योंकि हम आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मान लीजिए गैस है जो P दाब पर भरी हुई है। कितने दाब पर, दाब बराबर P, ये दिया हुआ है सर आपको। अब क्या किया जाता है कि एक ट्यूब ली जाती है ऐसे, वही ट्यूब जो अभी ली थी, ऐसी यू ट्यूब होती है, ये ली जाती है, इधर से खुली हुई है और इसे यहां से कनेक्ट किया जाता है इस ट्यूब को। और ये ट्यूब, इसे पहले यहां से देखो, ये ट्यूब ली और इसमें कोई मरकरी भरा रहता है। मरकरी मतलब पारा। क्लियर। अब मुझे बताओ, ये ऐसे भरा हुआ है, समझना आप बात को। अभी तो इसको इससे जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इधर का लेवल, ये अगर H है तो ये भी H ही है, क्योंकि इधर भी वातावरण का दाब P0 लग रहा है और अभी भी इधर से वातावरण का दाब कितना लग रहा है, P0। ध्यान से समझना, अभी तक ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम रही इस लेवल पे, यहाँ समझो। अब क्या हुआ भाई साहब कि मैंने अभी तक यहां से दाब कितना लग रहा था, P0, इधर से P0, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई से, क्योंकि एक ही फ्लूइड है, एक पारा, तो ये पारा है तो पारा तो एक ही है ना, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई से, क्योंकि बॉटम पे प्रेशर सेम आएगा। अब मान लो कि मैंने इसे इससे जोड़ दिया। अब जो इसकी साम्य अवस्था बिगड़ी, अब इसकी साम्य अवस्था यही रहेगी या कुछ शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले जो वातावरण था अब वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, गैस ने। तो यहाँ पे अब जो दाब लग रहा है किसका लग रहा है, गैस का। तो गैस का दाब लग रहा है, तो ये सिचुएशन क्या होगी कि ये इस पारे की साम्य अवस्था यही रहेगी या कुछ शिफ्ट हो जाएगी, कुछ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि ये ऊपर चढ़ जाएगा इधर और ये नीचे चला जाएगा। तो अब ये जो नई सिचुएशन आएगी वो कैसी आएगी, ध्यान से समझना, मैं इधर बना रहा हूं इसे। अगर पारे का स्तर इधर कुछ चढ़ेगा, इधर चढ़ गया, यहां से क्या लग रहा है, P गैस।
कितना लग रहा है? पी गैस। ठीक है साहब, और ये पी गैस, और इधर से मान लो ये स्तर घटा तो इधर बढ़ गया। अब इधर से अगर x घटा होगा तो इधर x बढ़ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो कि ये ऊंचाई है h डैश, तो ये ऊंचाई भी कितनी है? h डैश, और है ये ऊंचाई जो आई वो आ गई कितनी? x। क्लियर? तो यहां से अगर आप चाहो तो h डैश बराबर क्या लिखोगे? h माइनस एक्स। क्या लिखोगे? h माइनस एक्स। और ये टोटल जो ऊंचाई लिखोगे क्या लिखोगे? h प्लस एक्स। तो इधर तो h माइनस एक्स और इधर h प्लस एक्स। या फिर यहां मान लो इधर h डैश, तो इधर कितना हुआ? इधर कितना ऊपर चढ़ गया? x। इधर x घटा तो इधर x बढ़ गया। तो दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आया, इधर के और इधर के जो लेवल में डिफरेंस आया वो कितना आया? x का। तो अब अगर हम चाहें तो यहां से तो कितना लग रहा है? पी नोट। अब यहां से चलते जाओ, यहां से क्या लिखोगे? इधर से चलो चलो चलो, तो यहां से क्या लिखा? पी नोट प्लस, यहां पे कितना आएगा? पी नोट प्लस रो जी एच एक्स प्लस एच डैश। सही है ना? तो क्या लिखोगे? यहां से कितना लग रहा है? पी गैस। तो क्या लिखोगे? पी नोट प्लस रो जी एक्स प्लस, यहां तक है, फिर इधर आओगे तो प्लस रो जी एच डैश। इधर आए, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि त्वरित नहीं हो रहा, तो समान स्तर वाले बिंदुओं पर दाब समान। फिर ऊपर गए तो कितना घटेगा? नीचे आए तो बढ़ता है, ऊपर जाओगे तो घटेगा कितना? माइनस रो जी एच डैश, क्योंकि एच डैश ही ऊपर आया ना। बराबर कहां पे पहुंच गए? पी गैस। एच डैश कैंसिल हो गया, तो आपका जो पी गैस बराबर कितना बचा? पी गैस बराबर आपका बचा पी गैस बराबर आपका बचा कितना? पी गैस बराबर पी नॉट प्लस रो जी एक्स, जहां पे एक्स क्या है? इन दोनों इस द्रव, ये जो द्रव है तो ये यहां पे था और ये इधर स्तर यहां पे, तो दोनों तरफ के स्तरों में अंतराल। क्लियर? तो पी गैस बराबर पी नॉट प्लस रो जी एक्स। और ये तो क्या है? ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दाब या कुल दाब। और इसके और इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। पी गेज माइनस पी नोट, इसे क्या बोला जाता है? गेज दाब। और वो किसके बराबर होता है? रो जी एक्स। मतलब कुल दाब में से यदि वातावरण का दाब घटा दिया जाए तो बचा हुआ दाब क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। और उसका मान कितना है? रो जी एक्स, जहां पे एक्स क्या है? इन दोनों स्तरों में, पारे के दोनों स्तरों में अंतराल, वो कितने का है? एक्स का। क्लियर? जब अगर मान लो कि यहां से, याद है हमने कहां से चालू किया था? इधर गैस थी तो दोनों तरफ का लेवल सेम था, फिर इधर से गैस आई, तो गैस आने से इसने क्या किया? इसको दबाया तो इधर स्तर चढ़ा, इधर स्तर चढ़ा, तो स्तर में जो अंतराल आया, स्तर में जो अंतर आया वो कितने का आया? एक्स का। तो ये पी गैस बराबर पी नॉट प्लस रो जी एक्स। और इस तरीके से अपन गैस का दाब ज्ञात कर लेते हैं। उतारो। चलिए, बैरोमीटर और मैनोमीटर वाले पढ़ने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो एक इस तरीके की कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में कोई द्रव भरा हुआ है। उस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? द्रव। और दो अलग अलग द्रव भरे हुए हैं। ठीक है? और दोनों का स्तर सेम है। ये h, इधर से h/2 और इधर से कितना? h/2, और इधर से ये भी कितना? ये भी h। समझो, ये अवरोध है
अभी बताता हूँ इसका मतलब। ये ये फर्स्ट नंबर द्रव और ये सेकंड नंबर द्रव। रो 1 की वैल्यू दे रखी है 1 kg पर मीटर क्यूब, और रो 2 की वैल्यू दे रखी है 2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यदि अवरोध हटा दिया जाए, अवरोध हटा दिया जाए, तो अवरोध को हटाने पर, अवरोध हटाने पर दोनों द्रवों के स्तरों में अंतराल कितना होगा? अवरोध हटाने पर दोनों द्रवों के स्तरों में अंतराल कितना होगा? अब आप एक बात समझ के देखना, सबसे पहले तो क्या स्तर अभी तो सेम है, क्योंकि ये भी H तक है और ये भी क्या है H, तो ये सेम है और द्रव अलग अलग है। ठीक है, तो अवरोध हटा दो, इमेजिन करो आपने अवरोध हटाया, तो भाई साहब पहली बात तो ये सोचने लायक है कि इन दोनों द्रवों में जो अंतर आएगा वो क्यों आएगा। उसका रीजन ये है कि इस जगह पे यदि आप दाब की गणना करो अभी, जब ये अवरोध है तो कितना होगा? ये अवरोध है P0 प्लस ρ1 GH, और इस जगह पर P0 प्लस ρ2 GH, या ρ1 GH और वो 2 वाला है तो ρ2 GH। तो इधर ρ1 है, इधर ρ2 है, तो दाब सेम है क्या? यहाँ के दाब और यहाँ के दाब में क्या आ गया? अंतर। और जब भी दाबांतर होगा तो द्रव बहेगा, और द्रव किधर किधर बहेगा? भारी वाले से हल्के वाले की तरफ। और बहना कब रुक जाएगा? जब दाबांतर सेम हो जाएगा, और उसे ही क्या बोल दोगे? साम्यावस्था। तो अपन यहाँ बोल देते हैं अंतराल कितना होगा साम्यावस्था में, ये भी इसमें जोड़ लेते हैं साम्यावस्था में। तो सपोज जैसे आपने अवरोध को हटाया तो ये भारी वाला द्रव, मतलब ज्यादा घनत्व वाला द्रव हल्के वाले को धक्का देगा, और मान लो कि इसने x चढ़ा दिया। कितना चढ़ा दिया? x। मैं इसी सवाल में एडिटिंग कर रहा हूं, x। तो यहां से कितना ऊपर चला गया? x। और ये इधर से कितना नीचे आ जाएगा? x। तो ये कम होकर मान लीजिए यहां से ये कितना आ गया? h माइनस x, और यहां से द्रव गायब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी x है, क्योंकि ये पहले ये h वाला ही तो लेवल है, इस h वाले से ये कितना नीचे आया? x। तो ये कितना बच गया? h माइनस x, और ये कितना ऊपर चढ़ गया यहाँ से? x। ठीक है, तो दोनों का स्तर, ये इसका ऊपर, ये इसका स्तर, ये इसका स्तर, तो दोनों के स्तर में जो अंतराल आया वो कितने का आ गया? 2x। तो 2x इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। लेकिन वहां पे x कितना? तो x निकालने के लिए आप क्या करो कि आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन में चलो, यहाँ पे दाब P0 और यहाँ पे दाब कितना? P0। आप द्रव के अलोंग चलते जाओ, क्लियर, और सोल्व कर लो किसके लिए? x के लिए। यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ पे तो P0 ही लग रहा है ना, तो द्रव में चलो कितना? P0 प्लस, नीचे है तो बड़े या घटे? बढ़ गए, तो कितना? P0 प्लस रो जी h माइनस है। यहाँ से यहाँ गए तो साम्यावस्था में दाबांतर कितना? यहाँ का और यहाँ का दाब कितना? से तभी तो रुक गया साम्यावस्था में आके। तो इन दोनों का दाब कितना? से। फिर नीचे से ऊपर गए तो दाब घटा कितना? ये ρ2 है, ये 2 है, माइनस ρ1 जी h प्लस x बराबर कहाँ पहुंच गए? P0। अब P0 से P0 कैंसिल, अब इसके लिए सोल्व कर लो। ρ2 मतलब 2GH, अंदर भी गुणा कर लो, 2GH माइनस 2GX माइनस ये 1GH माइनस 1GX बराबर कितना? 0। माइनस 2GX और माइनस GX, 3GX, 2GH में से GH गया तो कितना बचा? DH बराबर 3GX, GH बराबर 3GX, ये G है, G से G कैंसिल, X बराबर कितना? h/3, तो 2x बराबर कितना? 2h/3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
2h/3 इज द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन, या दोनों द्रवों के स्तर में जो अंतराल आएगा वो कितने का आएगा? 2h/3 का। नोट इट। चलिए सर, अब हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम। पास्कल ने द्रवों के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया, उसे जाना जाता है पास्कल के नियम के अनुसार। और पास्कल का नियम क्या बोलता है, ध्यान से समझना। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल लॉ। उसने क्या बोला, पहले अपन इसे ऐसे समझते हैं कि मान लो एक बिल्कुल पैक वाटर है, मतलब चारों तरफ से बिल्कुल पैक, ऐसे क्लियर। एक बिल्कुल पैक्ड वाटर है या पैक्ड द्रव है, बिल्कुल पैक। तो इस द्रव के आसपास सभी तरफ से, पास्कल के नियम को पढ़ने के लिए सभी तरफ से घिरे हुए द्रव, पैक्ड वाटर, पैक्ड लिक्विड, पैक्ड द्रव, यूं बोल दो, पैक्ड द्रव। तो मान लो किसी में ये द्रव भरा हुआ है। अब मैंने सपोज इस जगह से थोड़ा सा भाग खोल दिया। अच्छा, एक चीज समझना, यहां पे अगर मैंने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, ये द्रव है अंदर, तो इस बिंदु पर अभी दाब कितना है? P, मान लो P, या जो भी मानना है आपको 0, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखोगे? 0 + ρgh, क्योंकि हवा के संपर्क में तो है ही। तो यहाँ का दाब कितना मान ले? 0। वैक्यूम मान लो यहाँ पे, या कुछ और मान लो, आप P मान लो, मर्जी आपकी। अब इस जगह पे दाब है P, क्लियर, ये पैक है। और जैसे ही मैंने इसका मुंह खोला तो यहां पे दाब कितना बढ़ गया? इस जगह पे दाब कितना बढ़ा? P0। तो कुल मिला के दाब इस जगह पे कितना आ गया? P + P0, क्लियर। तो इस बिंदु पे जो दाब था वो भी कितने से बढ़ गया होगा? P0 से। इस बिंदु पे जो दाब था वो भी कितने से बढ़ गया होगा? P0 से। इस जगह पे जो दाब था वो भी कितने से बढ़ गया होगा? P0 से। और इस जगह पे जो दाब था वो भी कितने से बढ़ गया होगा? P0। तो पास्कल ने यही बोला था, पास्कल के नियम के अनुसार यदि चारों तरफ से घिरे हुए द्रव के किसी बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाए, उसे बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर जो दाब का अंतर है वो समान मात्रा से होता है। क्या बोला? एक बार फिर से सुनो, कि अगर चारों तरफ से घिरे हुए द्रव के किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन किया जाए तो द्रव के अंदर उपस्थित सभी बिंदुओं पर दाब में अंतराल समान मात्रा से होता है। अर्थात दाब प्रत्येक बिंदु पर समान मात्रा से घटता है या बढ़ता है। यदि इस बिंदु पर बढ़ाया तो इन बिंदुओं पर भी बढ़ेगा, और इस बिंदु पर घटाया तो इन बिंदु पर भी घटेगा। तो पास्कल के नियम के अनुसार, पास्कल के नियमानुसार सभी तरफ से घिरे हुए द्रव, सभी तरफ से घिरे हुए द्रव, और द्रव भी कैसा होना चाहिए? स्टैटिक, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था द्रव के किसी बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तब द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर
पर दाब परिवर्तन समान मात्रा का होगा। तो मान लो यहाँ पे परिवर्तन P नोट का हुआ, तो इस जगह भी परिवर्तन P नोट का, इस जगह भी परिवर्तन P नोट का, और इस जगह भी परिवर्तन कितने का, P नोट का। लेकिन ये किसके लिए सत्य है? ये है जब चारों तरफ से घिरा हो और दूसरा स्टैटिक हो, और हाँ असंपीड्य भी होना चाहिए। तो हम शुरू में ले ही चुके, द्रव को हमने क्या माना था? असंपीड्य द्रव। नोट करो, ये था पास्कल का नियम। अब पास्कल के नियम के आधार पर बहुत सारी चीजें काम करती है। यहाँ पे आपने हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट आपने देखा होगा, कई सारे स्टेशन पे जो बड़ी बड़ी कारें वगैरह होती है ना, उन्हें द्रव की सहायता से ही उठा लिया जाता है। वो कैसे होता है, वो ध्यान से देखना आप, कि इस तरीके का एक सेटअप होता है। यहाँ पर अब मान लो कि इसमें द्रव भरा हुआ है ऐसे, क्लियर? यहाँ का क्षेत्रफल है A1 और यहाँ का क्षेत्रफल है A2। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2, मतलब A2 का क्षेत्रफल ज्यादा है और A1 का क्षेत्रफल कम है। ऐसे समझना, हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट है ना। अब आप देखो कि मान लो कि मैंने इस जगह पे जो भी प्रेशर है, मान लो मैंने इधर बल लगाया F1, तो मतलब मैंने इस जगह पे दाब बढ़ाया कितने से? दाब मैंने जो बढ़ाया घटाया कितने से? इस जगह पे मैंने जो दाब परिवर्तन किया, ये जो दाब बढ़ाया वो कितने का बढ़ा? P1 पर जो दाब आया कितना है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, लंबवत बल कितना? F1 बटा A1। तो ये जो दाब इस जगह बढ़ा, उतना ही दाब यहाँ पे बढ़ा होगा स्टैटिक फ्लूइड में। तो यहाँ पे कितना दाब लिखोगे? P2 बराबर, इधर से बल लगा होगा F2, P2 बराबर, भाई जो दाब बढ़ा उसने बल लगाया कितना? F2, तो F2 बटा A2। अब क्योंकि जितना दाब यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पे कितना बढ़ा था? P1, उतना ही दाब यहाँ पे बढ़ा होगा कितना? P2। तो इसका मतलब P1 बराबर P2। दाब से है ना, दाब परिवर्तन से है ना, मान मत बोल देना बल परिवर्तन से है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो P1 बराबर F1 बटा A1 और P2 बराबर F2 बटा A2। तो इधर जो बल मिला F2, वो F2 बराबर कितना है? F2 बराबर आया F1 इंटू A2 बटा A1। और चूंकि A2 का मान A1 से बहुत ज्यादा है, इसलिए F2 का मान भी F1 से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि A2 बहुत ज्यादा है A1 से। तो ज्यादा में बहुत कम का भाग दोगे, संख्या बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा को F1 से गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा आएगी। इसका मतलब F2 बहुत ज्यादा होगा किससे? F1 से। और यहाँ पे बल का मान यदि बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप किसी कार को भी रख दो ना, तो कार को भी कहाँ खिसका देगा? ऊपर, या कहाँ पे उठा देगा? ऊपर। इसे बोला जाता है हाइड्रो स्टैटिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट इसे बोला जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह इस तरीके से काम करता है कि जगह पे आपने यदि दाब बढ़ाया P1, तो इस जगह पे भी दाब बढ़ा मान लो P2, तो P1 बराबर P2 किसके? पास्कल के नियमानुसार। किसी असंपीड्य और सभी तरफ से घिरे हुए द्रव के यदि किसी एक बिंदु पर यदि आपने दाब परिवर्तन P1 से किया, तो दूसरी जगह भी दाब परिवर्तन कितने से होगा? P1 से। भले परिवर्तन का मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि दाब कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दाब का परिवर्तन ऋणात्मक हो सकता है। जैसे गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन चाल का परिवर्तन ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब आप बात करते हो ना कि कोई चीज का परिवर्तन और कोई चीज या कोई भौतिक राशि का परिवर्तन और कोई भौतिक राशि, दोनों में अंतर आ जाता है, क्लियर। तो
ये होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह। ये किसके सिद्धांत पे काम करती है? पास्कल के नियम के अनुसार। और पास्कल का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी सभी तरफ से घिरे हुए असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर यदि दाब का मान, किसी बिंदु पर दाब का मान जितने से परिवर्तित होगा उतने ही परिवर्तन द्रव के अंदर उपस्थित सभी बिंदुओं पर होगा। एक इसका नियम है, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये किस सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल के सिद्धांत पर। क्लियर? नोट करो इसे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक लिफ्ट। कर लिया नोट? चलिए, तो ये अपना हाइड्रोस्टैटिक का जो भाग है वो लगभग समाप्त है। इसमें अब आगे के लेक्चर्स में जो हमारे लिए बचता है वो बचता है क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो भी हाइड्रोस्टैटिक का भाग है। और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थिति में आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ते हैं अब आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब किसी द्रव को, जब किसी ठोस को किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्णतः डुबोया जाता है तब उस ठोस पर द्रव दाब के कारण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक बल कार्यरत होता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं तथा इसका मान विस्थापित द्रव के भार के तुल्य होता है। जब किसी ठोस को किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्णतः डुबोया जाता है तो उस द्रव के दाब के कारण उस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल कार्यरत होता है। उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं तथा जिसका मान विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना कि मान लो इस कंटेनर में, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है और आपने क्या किया कि सपोज इसमें कोई वस्तु डूबी और इतनी डूबी। क्लियर? तो ये चूंकि तैर रही है तो इसका मतलब इस पर ऊपर की तरफ mg तो इसका लग ही रहा है, किसका? वस्तु का mg तो नीचे लग रहा है और इस पर ऊपर की तरफ एक और बल कार्यरत होता है जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल Fb। और ये Fb जो उत्प्लावन बल है इसका मान किसके बराबर होगा? विस्थापित द्रव का भार W उसके बराबर। नोट करो इसे।
तो ये है। अब इस उत्प्लावन बल जो द्रव दाब के कारण लग रहा है, एक बात तो है कि स्थैतिक द्रव के हर एक बिंदु पर दाब सेम नहीं होता। स्थैतिक द्रव के हर एक बिंदु पर दाब सेम नहीं होता। पहली बात तो ये, दाब सेम नहीं होता, हर एक बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने इसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो इस तरीके से डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है, कुछ भाग इसका डूबा हुआ है और कुछ भाग इसका कहाँ है, बाहर। तो कुछ भाग जो इसका डूबा हुआ है, तो mg को बैलेंस जो कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला F उत्प्लावन। तो इस जगह पे क्या लिख दोगे, F उत्प्लावन बराबर mg, और ये mg किसका है, उस लकड़ी के टुकड़े का भाग, mg भाग ठोस का। अब आप एक बात बताओ, क्या F उत्प्लावन mg भार के बराबर होता है क्या? नहीं, यहां पे हो रहा है क्योंकि ये वस्तु क्या कर रही है, तैर रही है, तो इसके mg को उत्प्लावन बल क्या कर रहा है, बैलेंस। कभी कभार हो सकता है कि ये mg को उत्प्लावन बल बैलेंस ही ना कर पाए, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बैलेंस कर लेगा तो वस्तु तैरती रहेगी। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से, इस स्वतंत्रता पूर्वक रखी हुई वस्तु की बात कर रहा हूं मैं भी, यूं नहीं किसी सपोर्ट से आपने इसको लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर स्थिति में ये हमने लिख दिया, लेकिन क्या F उत्प्लावन इसके बराबर होता है क्या? नहीं। तो फिर F उत्प्लावन किसके बराबर होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो F उत्प्लावन कितना लगता है, F उत्प्लावन कितना लगता है, वो लगता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर। और mg जो है वो विस्थापित द्रव, वो जो mg है वो वस्तु का भार है, जबकि विस्थापित द्रव के भार और वस्तु के भार दोनों में अंतर है। विस्थापित द्रव का भार कैसे निकालेंगे उसे अपन देखते हैं। तो विस्थापित द्रव का भार निकालने के लिए, विस्थापित द्रव का भार W विस्थापित, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो, हम निकाल रहे हैं विस्थापित द्रव, तो किसी भी जब आप W लिखते हो तो W में आता है mg, और यहाँ पे m किसका, विस्थापित द्रव का, विस्थापित द्रव का द्रव्यमान। उसे निकालने के लिए क्या करोगे, इस m को निकालने के लिए m विस्थापित द्रव, इसके लिए क्या लिखोगे, आयतन गुणा घनत्व। अच्छा, द्रव की बात हो रही है तो घनत्व द्रव का आएगा, और आयतन भी किसका आएगा, विस्थापित द्रव का। अब विस्थापित द्रव कितना है वो देखो, ये पूरा ब्लॉक, ये लकड़ी का जो ब्लॉक है, इसका आयतन यदि मैं v लूं तो इतना ही तो भाग डूबा हुआ है। तो ये जो डूबा हुआ भाग है, इस डूबे हुए भाग ने तो उतने ही आयतन के द्रव को विस्थापित किया होगा। तो जितना डूबा हुआ आयतन है उतना ही विस्थापित द्रव का आयतन होता है, भार नहीं। जितना डूबा हुआ भाग होता है उतना ही विस्थापित द्रव का क्या होगा, आयतन। मान लो डूबा हुआ आयतन कितना है, v डूबा, तो क्या लिख दोगे, m विस्थापित द्रव बराबर v डूबा इंटू रो द्रव, ये m का मान आ गया। तो w विस्थापित कितना हो जाएगा, w विस्थापित द्रव बराबर कितना, v डूबा हुआ इंटू रो द्रव इंटू g। तो v रो g ये विस्थापित द्रव का भार है, और यही किसके बराबर होता है, उत्प्लावन बल के बराबर। और Fd बराबर mg वस्तु के भार के बराबर होगा क्या, नहीं। ये यहाँ पे हो गया क्योंकि इस वस्तु के भार बल को कौन बैलेंस कर पा रहा है, उत्प्लावन बल, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया। लेकिन वास्तविकता में जो उत्प्लावन बल है वो किसके बराबर होता है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। और वो मान किसके बराबर होता है, डूबा हुआ आयतन, ठोस का डूबा हुआ आयतन इंटू द्रव का घनत्व इंटू g। नोट करो इसे। कर लिया। तो देखो, इसे बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले अपन ने उत्प्लावन बल किधर लगता है, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। कितना लगता है, ये रहा उसका एक्सप्रेशन। तीसरी चीज, कहां लगता है। तो पहली बात, पहला इसके लिए Fb बराबर
W विस्थापित द्रव, ये कितना होता है, V डूबा हुआ आयतन इंटू रो द्रव इंटू G, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और किसके कारण, द्रव दाब के कारण, स्थैतिक दाब के कारण, मैं बोलते स्थैतिक द्रव दाब के कारण। और तीसरी चीज, ये दोनों चीजें तो है, तीसरी चीज FD के लिए, FB उत्प्लावन बल, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। वस्तु का mg कहां लगता है, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर, जबकि उत्प्लावन बल कहां पे लगता है, उत्प्लावन बल लगता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान केंद्र पर, और दोनों केंद्र एक ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विस्थापित द्रव के द्रव्यमान केंद्र पर ही कौन लगता है, उत्प्लावन बल। किधर लगता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और कितना लगता है, वो ये इन तीनों चीजों के आंसर। तो मान लो, मैं इस पॉइंट को समझाता हूं तुम्हें, कि अगर मान लो मैंने किसी टुकड़े को डुबोया, ठीक है, किसी टुकड़े को क्या किया, डुबोया, और ये टुकड़ा इतना डूबा हुआ है, तो विस्थापित द्रव का आयतन का द्रव्यमान केंद्र तो यहां पे कहीं पे होगा ना, और वस्तु का द्रव्यमान केंद्र इसी बिंदु पर हो ऐसा कुछ नहीं, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र तो यहां पे भी हो सकता है। तो दोनों के आरोपण केंद्र सेम हो ऐसा तो जरूरी नहीं। क्लियर? तो जो आपका उत्प्लावन बल लगता है कहां लगता है, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान केंद्र पर, और वस्तु का भार कहां पे लगता है, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर, और दोनों बिंदु एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, एक और चीज से आपको समझाता हूं कि सपोज मैंने एक छड़ ली और छड़ को इतना डुबो दिया, इतना, और मान लो ये छड़ साम्यावस्था में है, इस छड़ की कुल लंबाई है मान लो कि L मीटर, और इसका जो डूबा हुआ भाग है वो है L/3 मीटर। डूबा हुआ भाग कितना है, L/3 मीटर, और कुल भाग कितना है, L मीटर। तो इसका द्रव्यमान केंद्र तो कितने पे होगा, L/2 पे। तो mg तो L/2 पे लग रहा होगा, लेकिन उत्प्लावन बल इस डूबे हुए L/3 के द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा होगा ना। तो L/3 का जो विस्थापित द्रव है उसने इतना ही तो आयतन विस्थापित किया होगा। तो चूंकि अगर अपन इसे एक समरूप छड़ माने तो उत्प्लावन बल इस बिंदु पर लग रहा होगा कितने पर, L/6 पर। यहां से L/3 का भी आ रहा है, ये कितना, L/6 पर, यहां पर इस जगह पर लग रहा होगा। ये उत्प्लावन यहां पे लग रहा है, और mg छड़ के द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है। इसके दोनों बिंदु एक ही है। विस्थापित द्रव के आयतन, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान केंद्र पर तो कौन लगता है, उत्प्लावन, और वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर कौन लगता है, वस्तु का भार। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर? चलो इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि उत्प्लावन बल कहां लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है। तो मान लो कि एक क्यूब है, और उस क्यूब मतलब एक घनाकार वस्तु है, और इस वस्तु को, जिसका लंबाई कितनी है, L, इसको इसमें डुबोया, क्लियर, और इस वस्तु का घनत्व रो वस्तु बराबर है 500 kg पर मीटर क्यूब, 500 kg प्रति मीटर क्यूब, और जो द्रव है वो है रो बराबर 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? अब एक बात समझना आप लोग, कोई वस्तु तैरती कब है और डूबती कब है। किसी वस्तु के तैरने का कारण, यदि रो द्रव ज्यादा है किसमें, रो वस्तु से, तो वस्तु तैरेगी, मतलब उसका कुछ भाग डूबेगा
और फिर वो तैरती रही, तो ये सिचुएशन हमें दी हुई है। ये तो फर्स्ट। सेकंड, यदि रो द्रव इज लेस देन रो वस्तु तो वस्तु डूबेगी। क्लियर? अब ये बात अपन बाद में करेंगे, इसमें इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इसका द्रव का घनत्व कितना दे रखा है, 1000 kg/m3। याद करो कौन सा द्रव है, पानी। और वस्तु का द्रव कितना दे रखा है, 500 kg/m3। इसके भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, L। मेरा सवाल यह है कि ये जो मान लो कि ये इतना भाग डूब गया, तो डूबे हुए भाग की ये लंबाई कितनी होगी, ये टोटल लंबाई कितनी है, L। तो आपको इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और मान लो कि ये x भाग डूबा हुआ है, तो ऊपर जो हवा में भाग हुआ वो कितना हुआ, L - x। इतना ये डूबा नहीं, ये ऐसे है, ये पूरा 3D में बनाया हुआ है, 3D में बना नहीं सकता। अच्छा, नीचे का जो क्षेत्रफल है, इस तल का क्षेत्रफल है वो कितना है, भुजा स्क्वायर इनटू लंबाई, वो क्या हो जाएगा, आयतन। अब चूंकि इसका भार कितना लग रहा है, mg नीचे, और उसको किसने बैलेंस कर रहा होगा, भार बल में, सॉरी उत्प्लावन बल में। तो mg को, mg वस्तु का, mg वस्तु बराबर कितना, fb। m वस्तु का, m क्या, वस्तु का आयतन इंटू वस्तु का घनत्व। तो वस्तु का आयतन कितना, L3 पूरे का क्यूब, इंटू घनत्व कितना, 500, इंटू जी बराबर उत्प्लावन बल कितना, डूबा हुआ आयतन। अब डूबा हुआ आयतन कितना बेटा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, L², तल का क्षेत्रफल इंटू लंबाई कितनी है, x। तो क्या लिखोगे, L² इंटू x, ये तो आयतन, इंटू घनत्व किसका, द्रव का, द्रव का घनत्व कितना, 1000 इंटू जी, ये दोनों बराबर ही तो है। तो 500 से कितनी बार, 2 बार, जी से जी कट गया, L² से L बार, तो x बराबर कितना आ गया, L/2। x बराबर कितना आ गया, L/2। तो L/2 भाग क्या है, L/2 भाग अंदर है और L/2 भाग बाहर। क्लियर बात? तो ये इस सवाल का क्या हो गया, क्लियर। तो उत्प्लावन बल स्थितिक दाब के कारण लगता है, द्रव स्थितिक दाब के कारण। उत्प्लावन बल कितना लगता है, v ρ g, जहां पे v डूबा हुआ आयतन, रो द्रव का, इंटू g धरती का। इतना जब कंटेनर में केवल क्या है, द्रव भरा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अगर मान लो अपन कंटेनर को या पात्र को त्वरित कर दें, तब उत्प्लावन बल कितना लगता है। क्षैतिज दिशा में यदि त्वरित कर दें तो जो आपका जो ठोस है वो किस तरीके से हो जाता है। क्लियर बात? तो यहाँ तक आप पढ़ने, अगले लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे।